हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगस्त 2021 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा ही मैं डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स नीट एंड क्लीन रहे, अलग अलग रहे, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सही पाए जाने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, आप जानते होंगे हमारे एमपी में जो टाइगर रिजर्व हैं वो काफी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर टाइगर की संख्या भी बहुत है। तो उन्हें जब किसी टाइगर रिजर्व में रखा जाता है तो उनको रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप किस प्रकार से टाइगर्स का मैनेजमेंट करेंगे, उनका आपस में झगड़ा ना हो, उनका शिकार ना हो, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और अगर वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड को मैच करते हैं तो उन्हें फिर क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसकी तरफ से? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी तरफ से यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इस प्रमाण पत्र का नाम क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। यह प्रमाण पत्र दिया गया है किस टाइगर रिजर्व को? तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखना, दिया किसने है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। और उस प्रमाण पत्र का या उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? तो उस सर्टिफिकेट का नाम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये उस सर्टिफिकेट का नाम है। और किसे दिया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। दैट्स इट। इतने 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021 के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, जो वृक्षारोपण किया जाता है किसानों के द्वारा, खासकर जो गांव वाला एरिया होता है उसमें, तो पहले ये होता था कि अगर आपने अपने स्वामित्व वाली यानी अपनी ऑनरशिप की जमीन में आपने कोई वृक्ष लगा लिए, तो जब आप उसको कटवाएंगे तो आपको वन विभाग से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और वो परमिशन में भी फिर बहुत सारी समस्याएं होती थी। पहले जाकर एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन फिर अप्रूव होगा, फिर उसमें वो आकर निरीक्षण करेंगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, इसको परमिशन दे दी जाए। इससे क्या होता था, जो साधारण लोग थे उनके मन में ये आता था कि भाई इसमें बहुत झमेला होता है, छोड़िए इसको, ये नहीं करते। बट अब सरकार ने उसके लिए ये किया है कि अगर आप अपने स्वामित्व वाली यानी प्राइवेट लैंड में क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो आप किसी भी समय उसको काट सकते हैं। ये पहला प्रोविजन किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा आप उसकी किस प्रकार से संवर्धन और प्रबंधन करेंगे? संवर्धन यानी क्या? उसकी देखभाल, उसमें फर्टिलाइजर्स डालना या फिर उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था करना, वो सब आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। पहले उसमें भी सरकार का इंटरफेयर होता था। तो ये है मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021। तो पहला पॉइंट बात करते हैं इसके बारे में। निजी उत्पादक द्वारा स्वयं के खेत में उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में बिना किसी अनुमति के काट सकेगा। जो निजी उत्पादक यानी जो प्राइवेट ऑनर है वो बिना किसी परमिशन के अपने जो वृक्ष है उनको काट कर बेच सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, उत्पादक अपने द्वारा रोपे गए पौधों के संवर्धन एवं प्रबंधन करने की ऐसी पद्धति अपना सकेगा जैसा वह उचित समझे। यानी इसमें किसी प्रकार का सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। बट इसके साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह नियम नगरीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यानी सिर्फ कहां पर लागू होगा? गांव का जो एरिया है वहां पर लागू होगा, जो सिटी के आसपास का एरिया है वहां पर यह लागू नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस जो अधिनियम में एक वृक्ष को अलग रखा गया है, वो है सागौन का। सागौन का वृक्ष अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, जो मेंस की एग्जाम है उसमें किसी जगह वृक्षों के ऊपर, वन के ऊपर हमारे एमपी में प्रश्न आते रहते हैं, ये पॉइंट्स को आप उनमें इंसर्ट कर सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश सरकार, वो क्या कर रही है वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए। तो ये आप पूरा का पूरा ये डेटा उसमें मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। याद रखना, इतने इजी ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं, बट सिंस ये आपकी एग्जाम नहीं, इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं।
जबलपुर की सुरभि मूले का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, उनका नाम किस वजह से दर्ज किया गया? तो सुरभि मूले, पहले तो इनका नाम आपको याद रखना है, और इनका नाम किसमें दर्ज हुआ है, रिकॉर्ड किया गया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया? लगातार 12 घंटे इन्होंने भरतनाट्यम किया, ये गलत है। एक कार्यक्रम में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित लगातार 6 घंटे 17 मिनट में सुनाकर यह राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा था। ये इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने क्या किया, सुरभि मूले जी ने पूरा जो भगवत गीता है वो भगवत गीता उन्होंने कंठस्थ कर ली और लगातार 6 घंटे 17 मिनट तक वो भगवत गीता बोलती रही। इस वजह से उन्हें शामिल कर लिया गया किसमें? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड आप मान सकते हो। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। लगातार 3 दिनों तक गाना नहीं गाया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर है बी। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सुरभि मूले का, और इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दूसरा ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट किस वजह से? श्रीमद् भगवत गीता को इन्होंने 6 घंटे 17 मिनट में सुना दिया था। दैट्स इट। इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान जू वन विहार में कमला नेहरू संग्रहालय इंदौर से 4 घड़ियाल लाए गए हैं। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा हमारा जो वन विहार है वो भोपाल में है, कई लोगों ने उसको देखा भी होगा। और वहां पर घड़ियाल की संख्या कितनी थी? सिर्फ 3 थी, सिर्फ 3 घड़ियाल थे। और वहां पर अब इंदौर से कमला नेहरू संग्रहालय से 4 घड़ियाल लेके आए, तो अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 वहां पर घड़ियाल हो जाएंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे घड़ियाल, क्या सारे टाइगर रिजर्व के टाइगर और घड़ियाल रिजर्व के घड़ियाल याद करने हैं क्या? जी नहीं। सिंस ये करंट अफेयर में है, ये न्यूज में, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आंसर है इसका, ये आंसर है, इनमें 2 नर 2 मादा घड़ियाल हैं तथा इन घड़ियालों सहित वन विहार में अब 7 घड़ियाल हो जाएंगे। दैट्स इट। और इसमें से पॉइंट अगर याद करने जैसा है तो फर्स्ट पॉइंट, वन विहार में 4 घड़ियाल लाए गए हैं यहां से, बस दैट्स इट। इतना पॉइंट भी आप याद रख लेंगे तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो लेट अस मूव अहेड। फिर आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज आती है कि कई सारे लोग जहरीली शराब पीने से डेथ हो गई या फिर बीमार हो गए, फिर वो 3-4 दिन न्यूज में रहता है, 4 दिन बाद फिर वो ठंडा हो जाता है। सरकार ने उसकी तरफ भी ध्यान दिया कि जो लोग जहरीली शराब बेचते हैं, क्योंकि पीने वाले को तो पता नहीं होता कि इसने कौन सा जहर मिलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई अपनी शराब में जहर क्यों मिलाएगा? ऐसा नहीं होता, कोई जानबूझ के नहीं मिलाता। बट जब आप शराब का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी उसको निकालते हैं, बनाते हैं, तो उसमें अगर कुछ केमिकल डाल दिया जाए, जैसे यूरिया डाल देते हैं कुछ लोग शक्कर भी डालते हैं उसमें, वो डालने से उसमें एल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है। और एल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जहां 5 मान लीजिए आपका इतना बड़ा बड़ा भर के 5 आप बॉटल से निकाल रहे थे, तो वहां पर 10 बॉटल शराब निकलने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ठीक है आपने तो 10 बॉटल बेच दी, बट वो जहरीली शराब थी और कई लोगों की डेथ हो गई उसमें, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये अधिनियम लाई है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का अनुमोदन करता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को रीड करते हैं। यदि जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा है। ध्यान रखना, अगर किसी ने जहरीली शराब बनाई और वो जहरीली शराब पीकर कोई व्यक्ति मर गया, तो मरने की वजह से जिसने वो शराब बनाई उसे भी मृत्युदंड का प्रावधान है और अधिकतम 20 लाख रुपए का जुर्माना भी है। 20 लाख रुपए। इसके अलावा अगर बात करें कि ठीक है मर गया तब तो ठीक है, बट अगर किसी को शारीरिक क्षति होती, शारीरिक क्षति मतलब लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में भी इसमें प्रावधान है। विधेयक में मानवीय उपयोग में लाए गए अनुपयुक्त पदार्थ के सेवन से शारीरिक क्षति होने पर अधिकतम 14 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। यानी अगर किसी को शारीरिक क्षति हो जाए, मान लीजिए कोई वॉमिटिंग करने लगा, बीमार पड़ गया और उस पे यह सिद्ध हो गया कि इस व्यक्ति ने ये जहरीली शराब बनाई थी, तो उसे अधिकतम मैक्स टू मैक्स 14 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। उसमें भी ऐसा प्रावधान है कि पहले बार अगर कोई पकड़ा गया जहरीली शराब में या दोषी पाया गया तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। उसके बाद में फिर
अधिकतम 14 वर्ष तक की भी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, जानबूझ के ये चीजें कर रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। इसमें याद करने जैसा क्या है, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 एक ये पॉइंट है, और जहरीली शराब की वजह से मौत हो जाए तो उसे भी मौत की सजा दी जाएगी जिस व्यक्ति ने वो शराब बनाई है। ये 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और अधिकतम 20 लाख तक का जुर्माना, ये भी आप याद कर लो तो अच्छी बात है। और शारीरिक क्षति पर क्या, 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाए जाने हेतु योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब आप लॉजिस्टिक हब का मतलब समझना चाहेंगे। जो इन्वेंट्री होती है, यानी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक सप्लाई। तो हमारे यहां पर क्या होता था कि जैसे कोई ट्रक आया सामान लेके, उसको किसी ने रोक लिया, मान लीजिए पुलिस वाले ने रोक लिया। हमेशा ऐसा नहीं होता, नहीं तो फिर से मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बट अक्सर ऐसा होता है। पुलिस वाले ने रोक लिया, तुम इसमें क्या लेके जा रहे हो, ये क्या है, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, ये तो इलीगल है। और फिर वो किसी तरह से उनका हरेसमेंट करते थे। इस वजह से लोग फिर रास्ता काट के निकल जाते थे, या फिर वहां पर रखना ही पसंद नहीं करते थे वेयर हाउस वगैरह में। तो इसके लिए भी सरकार एक योजना लेके आई है, और वो योजना क्या है, देखिए। इस योजना के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन विश्वविद्यालय एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथ में मिलकर एक ऐप बनाया जाएगा। ये दोनों मिलकर एक ऐप बनाएंगे। कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन विश्वविद्यालय, और दूसरा कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक ऐप बनाएंगे, और उस ऐप के माध्यम से उनके ट्रक या टैंकर जो होंगे उनकी मॉनिटरिंग होगी कि भाई ये हमने ही इधर से अप्रूव करके भेजा है, जहां से वो निकलेगा वहां से उसमें ये ऐप में रहेगा कि हाँ भाई हमने अप्रूव कर दिया, आप इसे रोकिए ना। इसके माध्यम से ट्रकों और टैंकरों का बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित होगा। यह आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त दोनों सत्य हैं, ये भी सत्य है, तो इसका आंसर होगा क्या, बी। आई होप आपको समझा होगा। याद रखने जैसा क्या, ये ऐप के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, इसने और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक ऐप बनाने वाले हैं, बनाया नहीं है, जो क्या करेगा, ट्रक और टैंकरों को बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित करेगा, यानी कोई बिना रोक टोक के वो जा आ सकेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपातकालीन सेवाओं हेतु मध्य प्रदेश में रेड क्रॉस एम्बुलेंस को प्रारंभ किया गया है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा। और अभी इस कोरोना काल में काफी वेंटिलेटर की समस्या हुई, और बहुत सारी समस्याएं मेडिकल से रिलेटेड क्रिएट हुई, एम्बुलेंस की भी समस्याएं खड़ी हुई, फिर कई बार वो न्यूज में छाया रहा। तो इसके बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है मध्य प्रदेश की, उसने क्या किया, रेड क्रॉस एम्बुलेंस लॉन्च की। और उसमें क्या क्या रहेगा, वो अत्याधुनिक एम्बुलेंस होगी। अत्याधुनिक एम्बुलेंस में क्या क्या, देखिए, एम्बुलेंस वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सक्शन पंप, ऑक्सीजन सिलेंडर, एयर कंडीशनर, ऑटो लोडर, स्पिन बोर्ड, हेड इमोबिलाइजर, व्हील चेयर, यूपीएस, फाइबर इंटीरियर्स सुविधाओं से युक्त है। अब इतने सारे आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, नहीं तो आप इतने याद करते बैठेंगे तो पीएससी का क्या याद करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सर्व सुविधा से युक्त है, यानी इसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके साथ ही एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपकरणों की भी उपलब्धता होगी। जीवन रक्षक उपकरण मीन्स क्या, जैसे वेंटिलेटर इसका एक एग्जांपल है, ये जीवन रक्षक हुआ, यानी सभी प्रकार की उसमें फैसिलिटीज होंगी। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, सिंपल 2 ही सेंटेंस आपको याद करने हैं। एक क्या, रेड क्रॉस ने एम्बुलेंस लॉन्च की, और दूसरा वो भी क्या है, आपातकालीन एम्बुलेंस, और वो क्या होगी, सर्व सुविधा से युक्त होगी। सारी फैसिलिटीज उसमें होंगी ताकि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिल सके। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। आगे बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, ये सीधा प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, तो वो 15 नवंबर को हमारे प्रदेश में मनाया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें यह होगा कि इस अवसर पर शासकीय अवकाश होगा, एक तो ये रखा जाएगा, यानी पब्लिक हॉलिडे होगा। पूरे प्रदेश में जनजाति संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।
यानी जो हमारे यहाँ पर जनजाति संस्कृति है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा उस दिन। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए विशेष रोजगार या फिर उनकी अर्थव्यवस्था को यानी उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उस दिन की जाएंगी। कब? 15 नवंबर को। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। तो याद करने जैसा क्या है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। और उस दिन लोगों के सामने क्या रखी जाएगी? आदिवासी संस्कृति रखी जाएगी और शासकीय अवकाश भी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक वायरस से वैक्सीन तक का प्रस्तुतिकरण यानी विमोचन, या जिसको बोलते हैं विमोचन किया गया, प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? इस पुस्तक में कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने से वैक्सीनेशन तक के तथ्यों का वर्णन है, यानी किस प्रकार से संक्रमण हो सकता है ये इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा संक्रमण होने के बाद में आपको किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस प्रकार से आपको क्वारंटाइन होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में है। और इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बुक के राइटर कौन है? तो वो है श्री आदित्य श्रीवास्तव। याद रखना, इस प्रकार की जो पुस्तकें होती है वो जनरली परीक्षा में आ जाती है, आप बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो खेल से संबंधित डेटा होता है वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस पुस्तक के लेखक श्री आदित्य श्रीवास्तव दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संवाददाता हैं। मध्य प्रदेश का जो दूरदर्शन है उसमें ये क्या है? संवाददाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम में आपको इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं। आई होप आपको समझा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? आप देखिए, इंदौर शहर के बारे में आपने सुना होगा कि ये स्वच्छ शहर है। लगातार 4 वर्षों से ये क्या है, जो स्वच्छता का रैंकिंग आती है पूरे देश भर में, उसमें फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इसमें एक होता है ओडीएफ, आपने सुना होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच के लिए ना जाना, ये होता है ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री। उसके बाद में ओडीएफ के बाद में आता है ओडीएफ प्लस। तो ओडीएफ में क्या करती है सरकार? टॉयलेट्स बनवाती है ताकि बाहर जो प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है वो ना हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, क्योंकि वही फिर उससे बीमारियां फैलती है, आप सारी चीजें जानते हैं। बट ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है? सरकार ये करती है उसमें, जैसे आपने टॉयलेट तो बनवा दिया, बट ऐसा ना हो कि वो टॉयलेट फिर रिजेक्ट हो गया या अभी काम करने लायक नहीं बचा, भर गया, इनडायरेक्टली बोले तो भर गया। तो उसके बाद में फिर क्या होगा? उसका जो टैंक भर गया उसको आपको खाली कराना है या उसकी समुचित व्यवस्था करानी है। अगर वो व्यवस्था आप नहीं करा पाते हैं तो फिर आदमी क्या होगा? वापस से वो जैसा पहले करता था वैसा ही करेगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है? जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। तो इसे कहा जाता है ओडीएफ प्लस, यानी जो ओडीएफ बिहेवियर है उसको सस्टेन करना, उसको कंटिन्यू करना। वो कंटिन्यू लोग कब करेंगे? जब वो फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल होगी, क्योंकि भारत में ऐसा अक्सर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है या पन्नी होती है वो बंद होगी, और बंद होने के बाद में कुछ दिन तो बंद हो जाती है, किसी के हाथ में नहीं दिखेगी, फिर 2-4 दिन बाद शुरू हो जाती है। ये हमारे भारत में होता है। तो लोग टॉयलेट के केस में ऐसा ही शुरू ना कर दें, तो उसके लिए सरकार लेके आई ओडीएफ प्लस, यानी जिनके यहाँ टॉयलेट बन गई उसमें से एक्सट्रैक्शन का प्रॉपर क्या किया जाए, फिनोमिना लगाया जाए, उनको वो भी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो वापस से वो जो बिहेवियर है उस पर ना आ जाए। उसके बाद में एक और एडवांस स्टेप होती है, वो होता है, उसका नाम है वाटर प्लस शहर। अब ये वाटर प्लस क्या है वो देखो, समझना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त करने के बाद इंदौर अब देश का पहला वाटर सिटी बन गया है। ये तो हमने देख लिया। आप देखिए वाटर प्लस क्या होता है, यहां पर मैंने मेंशन किया है। ऐसे शहर जिन्होंने ओडीएफ डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो, जिनके द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो, वाटर प्लस का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब समझिए, अवशिष्ट मल जल यानी जो एक्सट्रैक्शन है उसको हम क्या करते हैं, नदियों में मिला देते हैं। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
और वो नदियां फिर क्या होती, गंदी होती हैं। तो हम वो जो रिमेन्स हैं या वो जो पोल्यूशन है या खराब वाला पानी है उसका ट्रीटमेंट कर दें। जैसे वो नदी में आप उसको मिला रहे हैं, तो वो जो नाला है उसके एंड में आप उसका क्या कर दें, ट्रीटमेंट कर दें। ट्रीटमेंट यानी क्या, उसकी जो इंप्योरिटीज है वो आप मार दें, तो उससे क्या होगा, नदी प्रदूषित होगी क्या, नहीं। तो ऐसा जिसने किया वो भारत का पहला शहर कौन सा है, वो है इंदौर। काफी अच्छी बात है, ये ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वच्छता में पहले स्थान पर आ रहा है। ये तो बहुत बार परीक्षा में भी आ गया है, 3-4 साल से वो आ रहा है स्वच्छता में फर्स्ट प्लेस पर। बट अब ये जो वाटर प्लस शहर की स्थिति है वो पहली बार हमारे इंदौर शहर को मिली है, इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का चेक प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन में सागर जिले का डीएसपी यानी डेप्यूटी पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, अब विवेक सागर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने क्या किया, हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो उस टीम के सदस्य थे। वो उस टीम के क्या थे, सदस्य थे। तो उन्हें हमारी एमपी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि प्रदान की। सम्मान निधि का मतलब क्या, ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी आदमी को जरूरत होती है। इसके अलावा उनको शॉल श्रीफल दिया जाता है कि हाँ भाई आपने हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन किया, देश का भी किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे ही विवेक सागर कहाँ के रहने वाले हैं, होशंगाबाद के हैं। ये होशंगाबाद, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मिडफील्डर हैं हॉकी टीम में, और इनके रहते हुए टीम ने क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें 1 करोड़ की राशि प्रदान की और उन्हें सागर का क्या बना दिया गया, डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, ये उन्हें बना दिया गया। तो आप भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको भी फिर पीएससी की एग्जाम दिए बिना ही आप क्या बन जाएंगे, डीएसपी, डेप्यूटी पुलिस अधीक्षक। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और प्रख्यात हॉकी प्रतिभा मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक कुमार ध्यानचंद का भी सम्मान किया है। क्यों किया है, क्योंकि वो विवेक सागर के क्या हैं, वो विवेक सागर के सहायक कोच रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कौन, अशोक कुमार जी। और ये किनके सुपुत्र हैं, मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं, ये आपको पता होगा। और इन्होंने कोचिंग दी किसको, विवेक सागर को। इस वजह से इन्हें क्या बना दिया गया, इन्हें भी सम्मानित किया गया। ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए। विवेक सागर के सहायक कोच श्री शिवेंद्र सिंह और श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको डेटा पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों ही सत्य है। और याद करने जैसा क्या है, तो विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई। एक इनका नाम, ये होशंगाबाद से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हें बनाया गया है क्या, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहां का, सागर जिले का बनाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। सो ये है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जय हिंद।